रीइंफोर्समेंट क्या होती है और पनिशमेंट क्या होती है, बताएं जी मुझे। क्या फर्क है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में? डिक्रीज करते We agree, हैं। यस मैम, everyone? यस मैम। Reinforcer is used whenever we want to increase the frequency of a behavior, and punishment is used whenever we want to decrease the frequency of a behavior. तो आपको वाइवा में, आपको एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, ऑफ कोर्स लॉन्ग में भी ये हिस्सा पूछा जा सकता है। डिफाइन रीइंफोर्सर्स एंड पनिशर्स एंड टाइप्स ऑफ रीइंफोर्सर्स एंड पनिशर्स। ठीक हो गया? तो पहला डिफरेंस दोनों के बीच में ये है, या पहला क्लैरिटी आपको चाहिए कि दोनों को ही, आपको लॉ ऑफ इफेक्ट याद होगा, हम कहते थे लॉ ऑफ इफेक्ट जो थॉर्नडाइक ने दिया था, दैट व्हेनेवर अ बिहेवियर इज फॉलोड बाय सैटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर इंक्रीजेस। तो दैट मीन्स ये जो सैटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये रीइंफोर्समेंट है, and whenever a behavior is followed by dissatisfying state of behaviors, the frequency of behavior decreases. That means dissatisfying state of affairs are the punishment, right? हमने शुरू में यही कहा कि punishment behavior को decrease करती है और reinforcement behavior को increase करती है। That is point number 1. Number 2 is कि आप जब भी punishment की बात करते हैं, of course अपने दिमाग में reinforcers और punishment की बात करते हैं, अपने दिमाग में आपको law of effect जरूर याद रखना है, because it helps you to understand what can be a reinforcer and what can be a punisher. अब हम देखते हैं, we generally it is believed that there are two types of reinforcers and two types of punishers. सुने हुए नाम क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Positive and negative. So there is positive reinforcer, there is negative reinforcer, there is positive punishment, there is negative punishment. So what is positive punishment according to you? What is positive about punishment? Addition of stimulus. Addition of unpleasant stimulus. Everyone has that clarity? Yes. जब आपको avoidance punishment में से सिर्फ ये सवाल पूछा जाएगा, what is a reinforcement, what is a punishment, तो my suggestion would be, some of you may be very clear क्योंकि आप ये पहले कर चुके हैं, पर अगर नहीं clear है, don't hesitate to make this 4 kind of box matrix for yourself, और अपनी clarity के लिए आप इसमें 4 चीजें लिख लें. This is present and absent, and this is pleasant and unpleasant. जहां कहीं भी प्रेजेंट कुछ होगा आप टर्म पॉजिटिव यूज करेंगे, जहां कहीं भी कुछ एब्सेंट होगा, या कभी कभी आप एब्सेंट की जगह रिमूवल वर्ड भी यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट की जगह जैसा आपने भी कहा एडिशन वर्ड भी यूज कर लेते हैं. ठीक है? व्हेनेवर एक बिहेवियर अकर हुआ, उसके बाद आपने कोई प्लेजेंट स्टिमुलस प्रेजेंट किया, तो आप उसको कहेंगे पॉजिटिव, बिकॉज प्रेजेंट हुआ है. रीइंफोर्समेंट, किसी भी बिहेवियर के होने पर जब आप प्लेजेंट चीज को प्रेजेंट करते हैं या ऐड करते हैं, तो उसको आप कहते हैं इट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. कोई एग्जांपल आता है दिमाग में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का? Yes, ma'am. बड़े सारे हैं. जिन बच्चों की अटेंडेंस 80% होगी, मैं उनको 20 on 20 असेसमेंट होगी. तो आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट यू अ गुड असेसमेंट स्कोर टू इंक्रीज योर अटेंडेंस इन द क्लास. तो जब भी हमने आपने शुरू में कहा रीइंफोर्समेंट जो होती है इट ऑलवेज इंक्रीजेज अ बिहेवियर, और हम आइडियली किस बिहेवियर को इंक्रीज करना चाहते हैं? एनी बिहेवियर दैट्स प्लेजेंट. कुछ अच्छा किया किसी ने, मैं कोशिश यही करूँगी कि किसी तरह बंदा यही काम करता रहे, रोज क्लास में आता रहे, या क्लास में बात ना करे, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो जब भी कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, कोई पॉजिटिव चीज़ प्रेजेंट की जाती है बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए, हम उसको कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, राइट? और नेगेटिव वर्ड जहाँ यूज होता है वहाँ भी टॉकिंग अबाउट एब्सेंस और रिमूवल. व्हेनेवर अ बिहेवियर अकर्स एंड यू रिमूव समथिंग अनप्लेजेंट, कोई बुरी चीज आपसे हटा दी जाती है, उसको आप कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. कोई भी
हाँ, फोन ले लेते हैं। फोन ले लेना, हाँ। तो मतलब आपने क्या किया, यू हैव रिमूव समथिंग प्लेजेंट टू डू व्हाट, टू इंक्रीज अ डिजायरेबल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा खाना खा रहा है और खाना चाहिए के फ़ोन में, आप चाहते हो कि खाने के वक्त बच्चा खाना खाए, क्योंकि फ़ोन उठा रहा है, तो फ़ोन उसके लिए बहुत एक प्लेजेंट स्टिमुलस है। इस प्लेजेंट चीज़ को जब आप रिमूव कर देते हो, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो कि खाना ध्यान से खाओ, अच्छे से खाओ, माइंडफुली खाओ। Again, to increase a desirable behavior, if I remove something unpleasant, it is also a reinforcer, and we call it a negative reinforcer because I am removing something unpleasant. Removing something unpleasant. No, this was negative punishment. This was not negative. To increase a behavior. For example, बहुत दफ़ा एक चीज़ कही जाती है कि आप अपने से टाइम पर पे करेंगे तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। नाउ पेनल्टी इज समथिंग अनप्लेजेंट। द गवर्नमेंट वांट्स अस टू पे आवर टैक्सेस इन टाइम। इस बिहेवियर को इंक्रीज करना चाहती है, तो हमें क्या उसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हुई, इस बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए हमें ये कह दिया जाता है आपकी पेनल्टी हटा ली जाएगी। तो आपको जब भी कोई अनप्लेजेंट चीज़ से छुटकारा मिल जाता है, वो भी हमारे लिए बहुत सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स होती है, हमें रिलीफ मिलता है, तो उसको आप कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। प्लीज चेक द प्रीवियस एग्जांपल दैट आई सेड, दैट विल कम इन अनदर काइंड ऑफ कंडीशन। सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वर्ड जब आएगा, दैट मीन्स वी आर वांटिंग टू इंक्रीज समथिंग डिज़ायरेबल, कोई अच्छी चीज़ को हम बढ़ाना चाहते हैं किसी बिहेवियर को, या तो उस बिहेवियर के होने पर उसको रिवॉर्ड दे दे, या अगर कोई बिहेवियर ऐसा हो रहा है जिसके कारण आप किसी बुरे आउटकम से बच सकते हो। टैक्स टाइम पर पे करिए, ये वाला बिहेवियर जब आपका इंक्रीज होगा तो आप पेनल्टी से बच सकते हो। ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करिए, आप चालान से बच सकते हो। जो जब आपको ये कहा जाता है कि ट्रैफिक लाइट, अगर आपको मैं ये कहूँ कि अगर ट्रैफिक लाइट तोड़ी तो तुम्हारे को चलान दिया जाएगा या तुम्हारे को पैसे देने पड़ेंगे, जो व्हाटएवर यू वांट टू से। अब ये किस तरह की कंटिंजेंसी में जाएगा? आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग अनप्लेजेंट। चलान मिलना इज अनप्लेजेंट, सो आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग अनप्लेजेंट आफ्टर एन अनडिजायरेबल बिहेवियर हैज अकर्ड ऑफ क्रॉसिंग द लाइट और नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक लाइट्स। तो जब आप किसी बिहेवियर को घटाना चाहोगे तब आप पनिशमेंट यूज़ करोगे, जब आप किसी बिहेवियर को बढ़ाना चाहोगे तब आप रीइंफोर्सर यूज़ करोगे। अगर आप कोई प्लेजेंट चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे, अगर आप कोई अनप्लेजेंट चीज़ ख़त्म कर रहे हो, ले रहे हो, उसको आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे। और अगर आप पनिशर्स की बात करें, जब कभी कोई भी अनप्लेजेंट चीज़ दी जाती है उसको हम पॉजिटिव पनिशमेंट कहते हैं। अनप्लेजेंट चीज़ का आना, चलान टिकट का मिलना, ट्रैफिक लाइट वायलेट की चलान हो जाएगा, दैट मीन्स चलान इज समथिंग दैट यू आर प्रेजेंटिंग एज एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू डिक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर। इस केस में क्या बिहेवियर हुआ था कि लाइट को वायलेट कर दिया था किसी ने, उस बिहेवियर को कम करने के लिए मैं पनिशमेंट दूँ। ठीक हो गया? एंड I can also use what is called negative punishment, where you will remove something pleasant. जो एग्जाम्पल आपने अभी दिया था कि बच्चे का बिहेवियर क्या है कि खाना खाते हुए वो फ़ोन देखता जा रहा है और खाने में उसका ध्यान नहीं है, तो मैं इस बिहेवियर को घटाना चाहती हूँ कि वो खाना खाते हुए फ़ोन ना देखे, तो मैं क्या करूँगी, अनडिज़ायरेबल चीज़ को उससे डिज़ायरेबल चीज़ को उससे ले लूँगी। रिमूविंग समथिंग प्लेजेंट इज कॉल्ड नेगेटिव पनिशमेंट, राइट? Again, removing something pleasant. आप फॉर एग्जाम्पल पार्टी से रात को लेट आए और आपके पेरेंट्स आपको गुस्सा कर रहे हैं और वो कहेंगे इस हफ्ते आपको कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। They are trying to use negative punishment. They are removing something pleasant to discourage, to decrease your behavior of coming home late. तो जब भी पनिशर यूज हो रहा है वो किसी बिहेवियर को घटा रहा है, जब भी रीइंफोर्सर यूज हो रहा है वो किसी बिहेवियर को इंक्रीज कर रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड यहाँ पे प्रेजेंस या रिमूवल, प्रेजेंस या एब्सेंस, एडिशन या रिमूवल के साथ के कारण आते हैं। तो आपको क्लियरली ये समझ होनी चाहिए अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाता है, और वो स्थिति जहाँ पर कोई प्लेजेंट चीज़ मेरे से खींच ली जाए, ले ली जाए, वो मेरे लिए डिससैटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इसलिए इसको हम पनिशर भी करते हैं, राइट? सो ये क्लैरिटी बड़े अच्छे से होनी चाहिए। हमारा ये वाला चैप्टर है दैट विल एड्रेस द अदर 3 काइंड ऑफ चेम्बर्स, द अदर 3 स्क्वायर्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की, विच इज एब्सेंस ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट और रिमूवल ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, जिसको कि अभी जल्दी ही हम देखेंगे दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड अवॉइडेंस। की शुरुआत में हम ये 4 टर्म्स को हमने रीविजिट किया। कॉग्निटिव की क्लास आपको बहुत टॉर्चरिंग लगती है, हो सकता है एग्जाम्पल ना हो, सच्ची में भी हो सकता है, और आप चाहते हो मैं उस क्लास में जाना ही नहीं, है ना। तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक क्या कर सकते हो कि अटेंडेंस भी ज़रूरी है ना। तो आप आओगे क्लास में आके बैठो तो फिर आप कहोगे कि मैम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और आप चले जाओगे। थोड़ी देर आप आके बैठे, थोड़ी देर आपने टॉर्चर झेला। अब जो आप थोड़ी देर झेलने के बाद भाग गए, बाहर चले गए, इसको आप कहते हैं एस्केप। You have removed yourself from something unpleasant. That is escape. क्योंकि थोड़ी देर तो आपको एक्सपोजर लेना पड़ा कि क्लास आप डिसाइड कर लेते हो that this is a negative stimulus and I don't want it and you stay out of it. So जब भी आप किसी unpleasant चीज से दूर चले जाते हैं, उसको हटा पाते हैं, we are making use of negative reinforcement or avoidance or escape. लेकिन आपको जैसे मैंने कहा एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये दोनों नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दोनों नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। I'll just come down to, अक्सर जब हम एस्केप के साथ कोई चीज़ सीखते हैं, इवेंचुअली अगर वो अनप्लेजेंट स्टिमुलस बहुत अनप्लेजेंट है, लाइक हम शॉक यूज़ करने वाले हैं, तो इवेंचुअली आने वाले शुरू के कुछ ट्रायल्स में कोई एस्केप करेगा, बाद में टोटली अवॉइड कर देगा, मतलब उसको फेस ही ना करना पड़े, ऐसी स्थिति में आए। और ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जो है ये इसकी बेसिस भी है, एंड इट ऑल्सो इज समथिंग दैट विल बी रेफर्ड टू थ्रू आउट दिस यूनिट। हम 3 थ्योरीज करेंगे अवॉइडेंस की। आपका अगर आप चैप्टर देखें, वी आर कॉलिंग इट अवॉइडेंस एंड पनिशमेंट। उसके अंडर है 2 फैक्टर थ्योरी, 1 फैक्टर थ्योरी, लर्न्ड हेल्पलेसनेस एंड पनिशमेंट। ठीक हो गया। तो हमें 3 थ्योरीज जो करनी है वो हम इस एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझिएगा। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक एक्सपेरिमेंट, लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान देना जरूरी है। दिस वाज डन बाय सोलोमन एंड वाइनिंग, एंड द सब्जेक्ट्स वर रैट्स। और जो चेम्बर यूज किया दैट वाज अ शटल बॉक्स। आपने स्किनर बॉक्स देखी है? देखी है। सो स्किनर बॉक्स से प्रेरित एक और बॉक्स बनाया गया था खास इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अवॉइडेंस और एस्केप के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, विच इज कॉल्ड द शटल बॉक्स। एक्स के ऊपर, आई एम सॉरी, डॉग्स डॉग्स सोलोमन वाइनी ने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, रैट्स पे नहीं किया। क्या हुआ? कामिन ने एक एक्सपेरिमेंट आगे करने वाली है सेम शटल बॉक्स के ऊपर, वो रैट्स पे होगा, उसकी बात हम लोग दे देते हैं। तो डॉग को लेके गए शटल बॉक्स में, किया क्या? अच्छा, आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है ऑलरेडी? किया जाता है। इसमें आप देखोगे ये जो नीचे मैंने ये ऐसे करके ग्रिड बनाया है, दिस इज बेसिकली मेटालिक ग्रिड जिसके थ्रू आप शॉक दे सकते हो। मेटल की प्लेट्स है जिससे एनिमल को शॉक दिया जा सकता है। और ये जो ऊपर है, दिस इज अ बल्ब, अ लाइट व्हिच कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ। ठीक हो गया। एंड वी हैव लेट्स से दिस इज चेंबर ए एंड दिस इज चेंबर बी। ये इसका एक तरह से पार्टीशन है, रास्ते में थोड़ा सा रास्ता हमने खुला छोड़ दिया है, एनिमल इधर से उधर जा सकता है अगर उसे जरूरत पड़े। राइट, दिस इज द apparatus, दिस इज द शटल बॉक्स। इसके ऊपर सोलोमन वाइनी ने एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, ये कुछ मामूली, जस्ट डू दिस एक्सपेरिमेंट टुडे सो दैट यू कैन। मैंने क्या किया, लेट्स से पहला ट्रायल शुरू हुआ, डॉग इधर आया, और जैसे डॉग यहाँ पर आया, ये लाइट जल रही थी, और अभी यहाँ पे वो आया, उसको कुछ पता नहीं नीचे कोई शॉक मिल सकता है नहीं मिल सकता, और ना ही अभी शॉक ऑन है। सो वो नई जगह पर आया, इधर उधर घूम रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो डॉग का होता है। और थोड़ी देर के बाद जब डॉग यहाँ पर था, ये लाइट बुझ गई, राइट, और ये लाइट बुझी, उसके बाद 10 सेकेंड्स के बाद जब ये लाइट बुझ गई, उसके 10 सेकेंड के बाद नीचे से एनिमल को शॉक दे दिया।
ठीक हो गया। अब जब शॉक दिया, वो बेचारा घबराया, परेशान हुआ, दर्द हो रही है, इधर उधर भाग रहा है, और इसी तरह वो इधर को आया और इधर से जंप करके इस दूसरे चैम्बर में आ गया। ठीक हो गया। अब जब ये शॉक शुरू होने के बाद गया ना वहाँ पे, तो इसने क्या किया, एस्केप रिस्पॉन्स किया कि थोड़ी देर बेचारे को शॉक भुगतना पड़ा। देन ही रैन टू द अदर चैम्बर। जैसे ही इस दूसरे चैम्बर में पहुंचा, यहाँ पर लाइट भी जल रही थी और शॉक भी नहीं था। ठीक हो गया। यहाँ बैठा आराम किया थोड़ा सा। अब सॉलोमन माइनी ने क्या किया, थोड़ी देर बाद यहाँ की लाइट बुझा दी। अब ये 10 सेकंड के बाद यहाँ पर शॉक दिया, फिर बेचारा थोड़ा घबराया, इधर उधर घूमा और दूसरे चैम्बर में चला गया। अब यहाँ आया तो यहाँ वापस से लाइट जल रही थी और नीचे शॉक भी नहीं था। फिर थोड़ी देर वो यहीं पर रहा। अब एनिमल को फिर कुछ समय के बाद लाइट बुझा दी, 10 सेकंड के बाद फिर शॉक दे दिया और एनिमल उस शॉक से बचने के लिए दूसरे चैम्बर में जाता है। जब दूसरे में पहुंचता है, वहाँ लाइट भी जली मिलती है और वहाँ शॉक भी नहीं मिलता, और ये सिलसिला चलता रहा। शुरू के 5-6 ट्रायल्स में तो जब शॉक शुरू होता था तो एनिमल भाग जाता था, लेकिन फिर उसे समझ आ गई कि भैया अंधेरा होने के कुछ देर के बाद शॉक आता है ना। उसको समझ आ गया कि जब लाइट जली होती है तब शॉक नहीं होता, जैसे ही अंधेरा होता है उसके कुछ देर के बाद मुझे शॉक मिलता है। तो एनिमल ने क्या किया, अब कुछ 6-7-8 ट्रायल्स के बाद जैसे ही अंधेरा होता था वो लंबा टाइम वेट नहीं करता था, वो जल्दी से दूसरे में जंप कर जाता था। शॉक के शुरू होने से पहले ही दूसरे चैम्बर में चला जाता था, दूसरे में पहुंचता था तो वहाँ लाइट भी होती थी, शॉक भी नहीं होता था, और उसको यही लगता था कि अगर मैं वहाँ ठहरता तो मुझे शॉक मिल जाता 10 सेकंड के बाद। तो नाउ बिकॉज ही रन्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ शॉक, नाउ हिज रिस्पॉन्सेज बिकम अवॉइडेंस रिस्पॉन्सेज। नाउ ही कैन completely avoid the shock by making the jumping response within those 10 seconds of darkness. Agree? ठीक है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट में कोशिश करते हैं हम अपने CS और US को आइडेंटिफाई करने। क्या है जी CS? लाइट। US क्या है? जल। So 10 seconds of darkness is the CS actually. You understand? Light is a signal or light is a CS for safety, for no shock. दो सिग्नल चल रहे हैं एनिमल के दिमाग में इकट्ठे। एक सिग्नल के अंधेरे का मतलब शॉक मिलेगा अगर मैंने कुछ नहीं किया, और लाइट का मतलब शॉक नहीं मिलेगा। तो जैसे ही वो दूसरे चैम्बर में जाते हैं वो क्यों रिलीव होते हैं कि अरे यहाँ तो लाइट जली हुई, लाइट में मुझे कोई शॉक नहीं मिलेगा। पर जैसे ही अंधेरा होता है, विद इन दोस 10 seconds ही रन टू दैट चैम्बर, टू द अदर चैम्बर, बिकॉज उसको पता है कि अंधेरा 10 seconds of darkness is a signal that shock will be given very soon. So he doesn't wait for 10 seconds now after some trials and keeps on making the avoidance responses. So CS is the 10 seconds of darkness. You agree with this? And of course इस एनिमल का CR क्या है? जैसे अंधेरा होता है वो क्या रिस्पॉन्स देता था? जंप। And let's say UR क्या होगा? वैसे तो शॉक आने पे फियर लगता है इसको, यही होता था ना, फियर ही आता था यूएस के ऊपर, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती। तो हमने कोशिश की कि शुरू वाले में हम ये इन CS और इन CR और इस US और UR के साथ शुरू हुए कि पहला ट्रायल शुरू हुआ, आपका लाइट जो है वो बुझ गई, 10 सेकंड के बाद शॉक मिला। तो 10 seconds of darkness is the CS and the shock is the US. Now when animal learns the link between, और जब US के आने के बाद, शुरुआत में US के आने के बाद, शॉक के शुरू होने के बाद एनिमल दूसरे चैम्बर में जंप करता है। जैसे ही जंप करता है वो उस शॉक से बच जाता है, राइट। सो दैट मीन जब शॉक शुरू हुआ तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उसका फियर था, और उस फियर और शॉक दोनों से बचने के लिए वो दूसरे चैम्बर में जाता था। अभी हम जब थ्योरीज करेंगे तो आप देखोगे कि इस पूरे सेटअप में ना तो पूरी ऑपरेंट कंडीशनिंग अकेली है, ना क्लासिकल कंडीशनिंग, दोनों इकट्ठे आएंगे। जो हम 2 फैक्टर्स की बात करें वो फैक्टर्स 2 क्या होने वाले हैं? एक क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है।
बट विल कम डाउन टू दैट इन डिटेल इन अ व्हाइल. अभी आपको लग रहा होगा अच्छा अगर ये सी एस है तो ये यू आर क्यों है, पर इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है एंड वील डिस्कस दैट इन सम टाइम. बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कि इसमें हो क्या रहा है. On the initial few trials, animal is making the escape response. Escape response is when the animal has gone through the CS, that is 10 seconds of darkness, followed by a shock, and only after the onset of shock he runs to the safe compartment or to the other compartment. So now that he's making the jumping response after the onset of CS, this jumping response is called an escape response, right? And after some trials, I think within 5-6 trials, the dog learns what is happening, and as soon as the light goes off, within 2-3 seconds he runs to the other chamber, and he never waits then again, staying in the dark and experiment नहीं करना चाहता कि चल देखता हूँ शॉक मिलेगा कि नहीं. हमारे साथ ऐसा होता है, आपको कोई फूड एवर्जन होती है, कोई चीज़ खा के आपकी तबीयत बहुत बार अंधेरा होते ही उधर चला जाता है, शॉक आता ही नहीं, वहाँ जाता है वहाँ लाइट भी है, शॉक भी नहीं है, फिर जैसे वो लाइट बुझती है 10 सेकंड के लिए, विदिन 10 सेकंड्स इधर आ जाता है. तो अब उसके ये रिस्पॉन्सेज दैट आर अकरिंग बिफोर द ऑनसेट ऑफ शॉक, नाउ वी आर कॉलिंग दीज रिस्पॉन्सेज अवॉइडेंस रिस्पॉन्सेज. इतना क्लियर है सबको, एवरीवन? कुछ कहीं पे कुछ नहीं समझ आया देवांशी? सारी कहानी जब ये ऑब्जर्वेशन आई सॉलोमन वाइने की, सो लोगों ने कहा चलो ठीक है, एस्केप भी ठीक है, अवॉइडेंस भी ठीक है, लेकिन जो क्लासिकल कंडीशनिंग जब होती थी या फॉर दैट मैटर ऑपरेंट कंडीशनिंग भी होती थी, जब हम एनिमल को जिस ट्रायल पे यूएस नहीं देते थे तो हम कहते थे वो एक्सटिंक्शन ट्रायल है, उस पर जो एनिमल को हमने सिखाया है वो उसको भूल जाना चाहिए या उसको वो करना कम कर देना चाहिए. अब यहाँ पर एवरी टाइम ही जम्प्स टू द अदर कंपार्टमेंट, 10 सेकंड के अंधेरे के दौरान चला गया, शॉक तो उसे मिला ही नहीं. हाउ कैन नॉन अकरेंस ऑफ यूएस और शॉक मे कीप दिस अवॉइडेंस बिहेवियर गोइंग? क्योंकि एनिमल जब एक बार सीख जाता है कि भैया मैं शॉक आने से पहले ही अंधेरे में ही भाग जाऊँ, उसके बाद ही नेवर वेट्स इन अ डार्क चेम्बर टू फेस द शॉक आफ्टर 10 seconds. He continues to jump between one to the other chamber all the time without facing the shock ever. और सॉलोमन वाइने ने एक्सपेरिमेंट कितने डॉग्स के ऊपर किया, उन सारों ने कभी भी जब एक बार अवॉइडेंस रिस्पॉन्स सीख लिया, दे नेवर फेस द शॉक अगेन. सो ऐसा लगा कि अवॉइडेंस रिस्पॉन्स जो है उसकी तो एक्सटिंक्शन ही नहीं हो रही, हालांकि these trials become something like extinction where the US is not given. So this particular observation was called avoidance paradox. Why paradox? क्योंकि अभी तक हम कह रहे हैं वो ट्रायल जिसपे यूएस नहीं दिया जाएगा वो एक्सटिंक्शन ट्रायल है, लेकिन इस केस में यूएस तो नहीं आ रहा है क्योंकि एनिमल पहले ही भाग जाता है, पर वो कंटिन्यू करता है जो उससे सीखा है, जंप 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 टू द अदर चेम्बर. ही कंटिन्यूज दैट एंडलेसली फॉर थाउजेंड्स ऑफ ट्रायल्स. ही नेवर वेट्स इन दैट चेम्बर व्हेन इट गेट्स डार्क कि आज देखता हूँ या थक गया या कुछ भी, वो जल्दी से जंप करके उसको लगता है भैया सेफ है मैं वहाँ चला जाऊँ. So people said that this observation can be called avoidance paradox because animal never faces another shock after he's learned the avoidance response once. And the statement of avoidance paradox, अगर आपको पूछा जाता है what is avoidance paradox, it is simply that how can non-occurrence of the shock or the US serve as a reinforcer for the avoidance response, right? And there was no shock before the jumping response and there is no shock after the jumping response either. So फिर क्या है जो उसके behavior को reinforce कर रहा है? That was the question that people started thinking. Rocket science नहीं है, हम सबको समझ आ रहे हैं. जब theories बनाई जाती है तो इन्हीं बारीकी को देखा जाता है. So people said, okay, let's see कि ये वाले trials, extinction trials क्यों नहीं है? क्यों ये trials rather avoidance behavior को और strong करते जा रहे हैं? तो इसमें आप पिक करें, टू फैक्टर थ्योरी कहती है कि दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग इस पूरे बिहेवियर के लिए, जंपिंग के लिए. वन फैक्टर थ्योरी कहती है कि क्लासिकल कंडीशनिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वही एक तरह डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है. ज़्यादा ज़रूरी है कि एनिमल जंप करना सीखे, ऑपरेंट रिस्पॉन्स सीखे. उसने अगर लिंक सीख भी लिया अंधेरे और शॉक के बीच में और जंप ना किया तो
क्या फायदा? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग वन फैक्टर वालों ने कहा कि नहीं, ओनली ऑपरेंट कंडीशनिंग इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन केम कॉग्निटिव थ्योरी, जिसने कहा कि भैया तुम सिर्फ क्लासिकल ऑपरेंट की बात कर रहे हो, रिमेंबर एनिमल इज अ सिलेक्टिव लर्नर, एनिमल पैसिव नहीं है, वो सोच रहा है, उसकी कोई एक्सपेक्टेशन है, उसके बाद कोई एक्चुअल चीज़ होती है, और एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल की इक्वेशन डिसाइड करने वाली है कि एनिमल क्या सीखेगा, कुछ सीखेगा भी कि नहीं सीखेगा, और नो लर्निंग रहेगी। सो ये तीन प्रीमाइस को लेके ये तीन थ्योरीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। Are you up for these theories? The two-factor theory was given by Maurer। के हिसाब से अवॉइडेंस बिहेवियर को समझने के लिए हमारे को टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और वो फैक्टर्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग बोथ। The two processes that this theory is mentioning or referring to are classical and operant conditioning, and Maurer believed that both these factors are equally important to help the animal to learn avoidance behaviors in this particular experiment. पहले देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के कंपोनेंट कौन से हैं। देखें, यस मैम। अभी हमने बात CS है 10 seconds of darkness, US है शॉक। जब पहला ट्रायल आया 10 सेकेंड ऑफ डार्कनेस थी, एनिमल को अभी कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसको 10 सेकेंड के बाद शॉक मिल गया। तो जब उसको शॉक मिला तो उसका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है? दिख रहा है यहाँ से सबको इस तरफ डार्कनेस, US है शॉक। शॉक आने के बाद UR क्या है? फियर, इंक्रीज इन हार्ट रेट। वो बेचारे सारे डॉग्स और रैट सबको इलेक्ट्रोड्स तो लगाए जाते हैं उनकी हार्ट रेट देखने के लिए। तो ये इक्वेशन क्लासिकल कंडीशनिंग में हम क्या कहते थे? CS US UR। इनिशियली यही होता था, बेल फूड सलाइवा। यहाँ पे क्या हो रहा है? डार्कनेस शॉक फियर, डार्कनेस शॉक फियर, और कुछ ही ट्रायल्स के बाद ये फियर डार्कनेस के बाद और शॉक से पहले आ जाएगा, जिसको कि हम CR कहेंगे, which is also fear। होमोजेनियस कंडीशनिंग, यहाँ पर भी फियर है और यहाँ पर भी फियर है। अभी तक हम सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग का कंपोनेंट देख रहे हैं। वी रिमेंबर क्लासिकल कंडीशनिंग में कहा जाता था कि एनिमल को कुछ करने की जरूरत नहीं है, animal's response is not instrumental in getting the food or not. Here animal's fear will not be instrumental in deciding whether he will get the shock or not. तो क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा क्या किया, एनिमल के लिए एक न्यूट्रल स्टिमुलस एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल बन गया आने वाले शॉक के लिए। इसलिए शुरुआत में जो फियर एनिमल शॉक के बाद दिखाता था, अब वो फियर एनिमल शॉक से पहले और CS के बाद दिखाने लगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ये जो एसोसिएशन हुई बिटवीन डार्कनेस एंड शॉक, ये सिंपली क्लासिकल कंडीशनिंग के कारण हुई, CS-US की पेयरिंग के कारण हुई। बार बार डार्कनेस के बाद शॉक, डार्कनेस के बाद शॉक आया, इसलिए ठीक हो गया। क्लासिकल में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बारी आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ अब जब एनिमल को 10 सेकंड की डार्कनेस के बाद ये फियर अप हो रहा है, फियर एक्सपीरियंस हो रहा है, fear in this case is a response, we know, यहाँ पर भी it is a response, but will we agree that fear also has some stimulus properties? कि मुझे जब डर लगता है तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, मेरी शिवरिंग स्टार्ट हो सकती है, मैं बिल्कुल ठंडी पड़ जाऊंगी, यहाँ से लगेगा हीट रेडिएट कर रही है, ये सारा कुछ होता है। We say that all these symptoms come as a response to fear. Can we say that? Yes. Classical conditioning तक तो fear was a response, but fear also has some stimulus properties, क्योंकि जब जब हमें डर लगता है हमारे बहुत अनप्लेजेंट अनकंफर्टेबल फिजिकल सेंसेशंस होती हैं, फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है। किसी को भी जब डर लगता है वो हम क्यों घबराते हैं डर से, एंजाइटी से? क्योंकि जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है वो हमें परेशान करता है। एकदम से आपका पेट दुखने लग जाएगा, अजीब सी सेंसेशन होएगी, आपको धड़कन धक धक धक, यहाँ पे धक 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 सुनने लग जाती है। ये सारा कुछ जो हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल अराउजल हो रहा होता है उस स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर के कारण, वो हमें परेशान करता है, राइट? So आप क्लियरली मान सकते हैं that fear is a response, but fear is also a stimulus that leads to physiological arousal, right? So अब एनिमल के लिए क्या होता है, जब वो अंधेरे वाले चेंबर में होता है, उसका fear इवोक होता है। Now he wants to make a response to run from a state of fear
to no fear, to a safer place, right? So fear को अगर आप operant conditioning के लिए आप मान लो that अगर this is the state, this is the stimulus जिससे वो बचना चाहता है, the response, the operant response that he needs to make is that he jumps to the other chamber. Okay? Jumping response से क्या हो रहा है? एक तो वो जो fear था, जो CS fear मान रही हूँ, वो खत्म हो जाता है कि यहाँ से वो वहाँ गया, उसका fear खत्म, क्योंकि यहाँ पर light भी है और shock भी नहीं है. हम operant conditioning में क्या कहते थे? The animal's behavior is responsible for getting the reinforcer. एनिमल जब बारकास्ट करता था तभी उसे खाना मिलता था. यहाँ पे अगर एनिमल जंप करेगा, जंप क्यों करेगा? एक तो उससे पहले तो क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा सीख लिया कि सीएस के बाद मुझे शॉक आएगा है, तो उसका जो फियर है वो सीएस के बाद ही आ गया, डार्कनेस के बाद एकदम उसको डर लगने लगता है. अब इस डर से बचने के लिए वो दूसरे चैम्बर में जंप करता है. जब वो दूसरे चैम्बर में जाता है तब भी उसके साथ क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं. एक तो वो फियर नेगेटिव चीज़ से रिमूव कर लिया उसने खुद को. रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट क्या था? Negative reinforcement था. याद है अभी मैंने कहा avoidance is negative reinforcement. So every time he makes a jump from a dark chamber or a dark phase in the chamber when it is indicated कि भैया shock आने वाला है, he is because of negative reinforcement he is moving from fear to no fear. तो उसका behavior jumping का बढ़ जाएगा. दूसरा एक पार्ट भी आएगा कि जब वो इधर जाता है तो सिर्फ वो fear से बच के नहीं आता, उसको वहाँ पे बड़ी रिलैक्सेशन होती है, बहुत सेफ फील होता है. क्यों? क्योंकि इसके लिए सेफ्टी का एक सिग्नल है, लाइट जली हुई है. यहाँ पे अंधेरा नहीं है तो शॉक की कोई प्रोविजन नहीं है. जब तक लाइट है तब तक मैं सेफ हूँ. तो जैसे ही वो अंधेरे वाले फियर वाले चैम्बर से निकलकर लाइट वाले चैम्बर में आता है तो ना सिर्फ वो फियर से दूर हो जाता है बल्कि वो एक और चीज़ भी वहाँ पर पा रहा है. देयर इज प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग प्लेजेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि उसको लाइट मिल रही है वहाँ पे तो उसको लगता है अब मैं सुरक्षित हूँ. राइट? सो ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग दोनों इकट्ठी चलती हैं एनिमल के इस बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए. अब हर बारी जब एनिमल एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा रहा है तो उसके लिए बेसिकली ये वाला CS टर्मिनेट हो रहा है. अंधेरा जैसे ही खत्म हो जाता है तो एनिमल को लगता है अब मैं सेफ हूँ. राइट? सो टर्मिनेशन ऑफ CS, termination of darkness is the most important reinforcer for the animal in this case. टू फैक्टर थ्योरी डिस्कस करी गई है, ये दोनों फैक्टर्स की बात की गई. तो पूरी थ्योरी में से ये निकल के आया कि अगर एनिमल किसी तरह CS से दूर भाग जाए तो उसके लिए सब सेट है. CS से उसको फियर नहीं आएगा तो वो ऑलरेडी उसे लगेगा कि अच्छा अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ. तो ना सिर्फ उसको सेफ फील होगा, उसका फियर भी खत्म हो जाएगा और उसका CS भी खत्म हो जाएगा. तो टैंजिबल चीज जो हम कंट्रोल कर सकते हैं दैट इज पॉसिबली टर्मिनेशन ऑफ CS. किसी तरह मैं अंधेरे से दूर चल जाऊँ तो मेरी लाइफ सेट है. तो एनिमल यही कर रहा है कि जैसे अंधेरा होता है दूसरे चैम्बर में चला जाता है. सो बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग सॉलोमन एंड वाइनी ये लगा दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट लीड्स टू मेंटेनेंस ऑफ अवॉइडेंस बिहेवियर इज टर्मिनेशन ऑफ CS. कि जब CS टर्मिनेट होता है एनिमल को सेफ फील होता है. इस कारण से वो जंप करता रहता है. वो जंपिंग बिहेवियर या अवॉइडेंस बिहेवियर कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं. राइट? सो मैं ब्रीफ इसके क्रिटिसिज्म के साथ कर चुकी हूँ.